टेस्ट सीरीज दूसरा का सॉल्यूशन। 70 नंबर का है हमारा टेस्ट। सभी क्वेश्चन क्या कंपलसरी है। ग्रुप ए में 1 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रुप बी में भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ग्रुप सी में 3 नंबर का क्वेश्चन है, और ग्रुप डी हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। बोलता है कि हेनरी कांस्टेंट का मान हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। तो पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ गैस बराबर प्रोपोर्शनल हटाएं तो के एच आया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ की गैस के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख दिए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज़्यादा होगा तो गैस का भी प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर चल जाएगा बी, मतलब घुलनशीलता कम है ज़्यादा गैस का प्रेशर होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन सा निर्भर करता है तापमान पर। देखिए तो सबसे पहले हमारा मोलरिटी है, तो मोलरिटी बराबर होगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बटा में क्या है वॉल्यूम, ये क्या टेम्परेचर पर ये डिपेंडेंट टर्म है। तो तापमान पर निर्भर कौन करता है, मोलरिटी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलता है एक घोल है जो धारण कर रहा है कंपोनेंट को, कंपोनेंट है हमारा ए और बी, जो रोल्स लॉ को मानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बोलता है कि ए बी के बीच जो लगाव है वो सेम है ए के बीच का लगाव और बी बी के बीच के लगाव के। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ जाता है जब हम लोग सॉल्यूशन का तापमान बढ़ते हैं, तब वह बढ़ जाता है। तब 4 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कॉपर घुल जाता है गोल्ड में, तब वह उदाहरण है किस घोल का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जाता है, वो क्या है हमारा सॉलिड। क्योंकि देखिए दोस्तों गोल्ड भी हमारा सॉलिड, कॉपर भी सॉलिड है, कॉपर को घुला रहे गोल्ड में, तो उदाहरण जाएगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। प्योर वाटर प्राप्त करते हैं सी वाटर से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 में बोलते दोस्त कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को सामान्यतः मापा जाता है किस इकाई से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पार्ट्स पर मिलियन जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन बराबर होता है नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 10 का पावर 6। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोप किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ जब सिलिकॉन और जर्मेनियम को डोप किया जाता है, तब हम लोग को पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कौन सा पेयर ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग मोस्ट इफिशिएंट पैकिंग है। नंबर ऑफ आइटम्स बीसीसी यूनिट सेल का, तो एक होता है एससीसी यूनिट सेल, एक होता है बीसीसी यूनिट सेल, एक होता है एफसीसी यूनिट सेल। तो ट्रिक क्या है 1 2 का 4, मतलब एससीसी यूनिट सेल के पास 1 ठो आइटम होता है, बीसीसी यूनिट के पास 200 आइटम होता है, और एफसीसी यूनिट सेल के पास 4 ठो आइटम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। बोलता है फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ब्रोमाइड। एक मेटल के पास है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का सजावट जिसका एज का लंबाई है 400 पिकोमीटर, मतलब ए बराबर है 400 पिकोमीटर,
ए बराबर हो गया 400 पिकोमीटर। 400 पिकोमीटर को लिख सकते हैं 400 गुने 10⁻⁻12 मीटर। तो आइटम का त्रिज्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा 142 पिकोमीटर। एक मोलल घोल है एक जो धारण करता है 1 मोल सोल्यूट को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्त कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड बताइए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा 8, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेट्राहेड्रल बॉयड बराबर होता है 2 × n। तो 2 के लिए 2 लिख दिए हैं, n होंगे नंबर ऑफ आइटम, तो एफसीसी का नंबर ऑफ आइटम होता है 4, तो 4 × 2 बराबर होगी 8। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलता निम्नलिखित में से कौन सा है नेटवर्क सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा डायमंड। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है इथेनॉल को बदला जाता है इथेनॉल में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा सी पैराडाइनियम क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त कि 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए पीसीसी की मदद से बदलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। अब बोलता है ब्यूटेन 2-ऑल है 2 डिग्री अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी 2 डिग्री अल्कोहल जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन 2-ऑल का स्ट्रक्चर हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 2 पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ, तो जहाँ पर CH OH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है उसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इथेनॉल में जब 443 केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है तो प्राप्त होता है हम लोग को इथिन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोलता ये इथेनॉल है। इथेनॉल में जब 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया जा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है, रिडक्शन करवाना। तो यहाँ एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारा हो गया इथेनॉल। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा इथेनॉल। सभी शुगर में से मीठा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 21 बोलते हैं एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है हमारा प्रोटीन, ताकि इसका सी जाएगा। 22 में बोलते हैं दोस्त कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करवाने पर, तो ऑक्सीडेशन करवाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड तब देता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा एसीटोन, क्योंकि देखिए दोस्त ये हमारा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो इसमें क्या किया ऑक्सीजन को जोड़ दिए, तो 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में और बन जाता है एसीटोन। ईथर के पास सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा अल्कोहल, क्योंकि ईथर्स का आइसोमर का नाम क्या है इथेनॉल। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को अलग किया जा सकता है लुकास टेस्ट की मदद से। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा। निम्नलिखित में से एसिड है विटामिन। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है विटामिन सी में, तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है एस्कॉर्बिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है पॉलीमर किसका न्यूक्लियोटाइड का। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा। 27 में बोलता है दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा बेस नहीं उपस्थित है डीएनए में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा यूरासिल। क्वेश्चन नंबर 28 में बोलता निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर स्टोर करता है एनिमल के लीवर में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी जाएगा ग्लाइकोजन में।
सुक्रोज का मतलब कि केन शुगर, तो सुक्रोज है एक तरह का डाइसैकराइड। डाइसैकराइड, डाइ का मतलब दूध, सैकराइड का मतलब शुगर, जिसके बाद 2 ठो शुगर उसको बोलते हैं डाइसैकराइड। जो एक मॉलिक्यूल सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करने पर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का। तो ये हमारा C12H22O11 जो सुक्रोज है, सुक्रोज का रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो C6H12O6 प्राप्त होता है और एक C6H12O6 प्राप्त होता है। इसका नाम ग्लूकोज है, इसका नाम क्या है, फ्रुक्टोज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है सही ग्लूकोज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा, क्योंकि इसके पास फ्यूरानॉज उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 में निम्नलिखित में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, मिथानॉल। क्योंकि देखिए दोस्त, डी से होता है डोनेटिंग और डी से क्या होता है, डिक्रीजिंग। जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का देने का ज़्यादा टेंडेंसी होगा तो H+ को छोड़ के जाने का टेंडेंसी क्या होगा, बहुत ही कम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, मिथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं आसानी से ऑक्सीडेशन करता पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवा रहे हैं तब हम लोग को बेंजीन प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, फिनोल है। फिनोल का रिएक्शन जिंक के साथ करवा रहे हैं तो ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेके भाग गया और बना लिया जिंक ऑक्साइड, अब बच गया छूछे बेंजीन। इसका ऑप्शन नंबर ए बेंजीन जाएगा। पानी में एक गैस का घुलनशीलता होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए जाएगा, तापमान बढ़ाने से घट जाता है गैस का सोल्यूबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 35 का बोलता है कि हेनरी लो कांस्टेंट का इकाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, मोल पर लीटर पर बार। बेरी बेरी होता है कौन सा विटामिन की कमी से। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा विटामिन B1। वाट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से एक ग्लूकोज प्राप्त होता है और एक गैलेक्टोज। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। पार्ट्स पर मिलियन का जो साइज का पार्टिकल वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स पर मिलियन, वह पार्ट्स जो जहाँ पर सोल्यूट उपस्थित रहता है 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलते हैं, ppm। तो पार्ट्स पर मिलियन का मजबूती बराबर हो गया सॉल्यूट का मास बटा सॉल्यूशन का मास गुना 10⁶। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जब फिनोल प्रतिक्रिया करता है ब्रोमीन के साथ वाटर की उपस्थिति में तो ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, फिर ब्रोमीन एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, फिर ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है और इस तरह से बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल जो चरक कलर का होता है, मतलब वाइट PPT का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता पॉइंट डिफेक्ट। तो यहाँ पर एक तरह का अनियमितता का सजावट है, किसका, पार्टिकल्स का, लेटिस पॉइंट के चारों ओर, तो वो कहलाता है पॉइंट का डिफेक्ट। देखिए दोस्तों, ये हमारा सोडियम है, सोडियम के बाद क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन के बाद फिर से सोडियम, सोडियम के बाद फिर से क्लोरीन है। तो यहाँ का क्लोरीन का हटना, किसी भी पॉइंट से एक आइटम का हटना कहलाता है पॉइंट का डिफेक्ट।
ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 8 का न्यूमेरिकल्स। तो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग लैटिस में आइटम की संख्या को ए माना गया है। तो नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एन बराबर हो गया ए। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स बराबर होता है 2 गुना नंबर ऑफ आइटम्स। तो 2 के लिए 2 लिख दिए और नंबर ऑफ आइटम्स को ए माना गया तो ए लिख दिए। तो नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एम बराबर हो गया 2a गुना 1/3। तो बराबर आ गया 2a/3। जहाँ माना कि नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ एम और एन का अनुपात होता है 2a/3:1। तो इसको लिख सकते हैं 2:3। इसलिए कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाता है M2N3। तो हम लोग के पास है डेंसिटी बराबर Z गुने M/AQ/Na। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। जहाँ पर नंबर ऑफ आइटम 4 है, फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ है 4.077 गुण 10⁻60 सेंटीमीटर। अवोगैड्रोज नंबर है 6.022 गुना 10⁻23। तो बोलता है कि मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो समीकरण 1 से तो डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ आइटम है 4। अब मोलर मास निकालना है। एज लेंथ है 4.077 गुण 10⁻60 सेंटीमीटर का होल क्यूब और अवोगैड्रोज नंबर है 6.022 गुना 10⁻23। 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए। 4 गुने एम के लिए 4 गुने एम लिख दिए। इसको गुना किए तो 6.78 गुना 10⁻³ 23 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हुआ। 6.022 गुना 10⁻23 के लिए 6.022 गुना 10⁻23 प्राप्त हुआ। तब +23 और -23 कैंसिल आउट हो गया। तो मोलर मास बराबर हो गया। अब ये 10.5 यहाँ पर आ गया तो 10.5 लिख दिए। 6.78 के लिए 6.78 लिख दिए। 6.022 के लिए 6.022 लिख दिए और ये 4 बटा में आ गया। अब मोलर मास निकाले तो यूनिट हो गया ग्राम। तो डेंसिटी बराबर आ गया 107.2 ग्राम। तो सिल्वर का आइटम का मास हो गया 107 एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन नंबर 10 में मोलालिटी। तो मोलालिटी है एक तरह का मोल का संख्या। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट उपस्थित है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में तो कहलाता है मोलालिटी। सिंबल हो गया स्मॉल m। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मोलालिटी बराबर हो गया सॉल्यूट के मोल का संख्या बटा सॉल्वेंट के मास का संख्या। तो 1 केजी सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का संख्या को क्या बोलते हैं? मोलालिटी। तो मोलालिटी का यूनिट हो गया मोल पर केजी। 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज उपस्थित है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के रूप में क्या माने? वाटर। तो 100 में से 10 गया तो बच गया 90 ग्राम। 90 ग्राम को 0.09 kg लिख सकते हैं। ग्राम को kg में बदलने के लिए 1000 से भागा दिए तो 0.09 kg प्राप्त हुआ। फिर 10 ग्राम ग्लूकोज में मोल्स का संख्या बराबर मास। तो मास 10 ग्राम और मोलर मास होगी ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। तो 10/180 मोल। तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो गया सॉल्यूट का मोल बटा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो सॉल्यूट का मोल होता है 10 मोल और सॉल्वेंट का मास है 180 गुना 0.09। तो मोलालिटी का यूनिट हो गया मोल पर केजी। तो सॉल्यूशन का मोलालिटी हो गया 0.62 मोल पर केजी सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 11। जब फिनॉल प्रतिक्रिया करता है कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थिति में, तब नाइट्रो ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, फिर यहाँ से एक नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, फिर से नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है और इस तरह से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जिसको प्यार से बोलते हैं पिक्रिक एसिड। और बाय प्रोडक्ट रूप में 3 वाटर निकल जाता है। प्रोपेन 2-ऑल का जब प्रतिक्रिया क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो क्रोमिक एनहाइड्राइड का काम है ऑक्सीडेशन करवाना। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बन जाता है।
तो ये इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। जब इथाइल अमाइन प्रतिक्रिया करता है नाइट्रस एसिड के साथ तब इथेनॉल नाइट्रोजन गैस और वाटर बनाता है। जब हम लोग नाइट्रस एसिड को तोड़ते हैं तो टूट जाता है OH में, नाइट्रोजन पे खड़ा हो गया। 3 कंपोनेंट है, एक में OH दे दिए, फिर एक में नाइट्रोजन और एक में O दे दिए, तो यहाँ से इथेनॉल बन गया, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बन गया और यहाँ से वाटर बन गया। इसका नाम है दोस्तों 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन का जब प्रतिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं तब प्रोपेनॉल प्राप्त होता है और नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। जब मिथॉक्सी बेंजीन का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं तब फिनोल और मिथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मिथाइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, तो ये मिथाइल इस आयोडीन के साथ जुड़कर मिथाइल आयोडाइड बन जाता है और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर फिनोल बन जाता है। ये हमारा दोस्त है बेंजाइल इथाइल ईथर। तो जब बेंजाइल इथाइल ईथर प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तब बॉन्ड यहाँ पर टूटता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर इथेनॉल बना लेता है और ये पॉजिटिव बेंजाइल आयोडीन के साथ जुड़कर बेंजाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये, विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं, तो पानी में घुलनशील होने की वजह से विटामिन्स बॉडी के शरीर से बाहर हो जाते हैं यूरिन के साथ, अतः विटामिन सी नहीं स्टोर होते हैं हमारे शरीर में। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है एक तरह का ऑक्साइड का लिंकेज जो जुड़ा हुआ है 2 मोनोसैकेराइड इकाई से एक साथ। तो ये हमारे दोस्त ग्लूकोज, जब ग्लूकोज का रिएक्शन रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं तब नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। जब ग्लूकोज का प्रतिक्रिया ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो ब्रोमीन वाटर एक तरह का क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ, फिर CHOH का होल फोर के लिए CHOH का होल फोर लिख दिए, CH2OH के लिए CH2OH लिख दिए, तो इसका नाम हो गया ग्लूकोनिक एसिड। ये हमारा ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज का प्रतिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ, फिर 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका नाम हो गया साकारिक एसिड। रायमर-टायमर रिएक्शन, तो जब फिनोल प्रतिक्रिया करता है क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड से होते हुए 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, फिर बाद में प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ और बनाता है सैलिसाइलिल एल्डिहाइड। तो जब फिनोल प्रतिक्रिया किया क्लोरोम और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये CHCl3 फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा CHCl2। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ ClHCl निकल गया, फिर 2 मोल सोडियम, 2 ठो सोडियम 2 ठो क्लोरीन को लेके भाग गया, तो यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, फिर यहाँ से वाटर निकल गया, तो वाटर निकलने से यहाँ पर एल्डिहाइड बचा और ONA के लिए ONA लिख दिए, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन किए, तो ये सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना लिया, फिर इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर OH ग्रुप बन गया। तो जब फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो उसको बोलते हैं सैलिसाइलिल्डिहाइड। कोल्बेज रिएक्शन, तो जब सोडियम फिनोक्साइड प्रतिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर पर और 4 से 7 atm प्रेशर पर, फिर बाद में रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट को सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। तो फिनोल का प्रतिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाए तो ये एसिड इस बेस को लेके भाग गया, तो बाय प्रोडक्ट में वाटर बन गया, फिर ये ऑक्सीजन इस सोडियम के साथ जुड़कर सोडियम फिनोक्साइड बना दिया, फिर सोडियम फिनोक्साइड प्रतिक्रिया किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 से 7 atm प्रेशर के बीच, तो यहाँ से बन गया दोस्तों हमारा सोडियम सैलिसाइलेट। फिर सोडियम सैलिसाइलेट प्रतिक्रिया किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अब ये Na इस सेल के साथ जुड़कर
NaCl बना लिया, फिर इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़कर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। तो जब फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। ट्रिक देखिए दोस्त, फिनॉल के बेस को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 4 मतलब 400 केल्विन में, बार का मतलब 407 एटीएम हकला के बोल दे सैलिसाइलिक एसिड। विलियमसन सिंथेसिस की मदद से ईथर को बनाना, तो जब अल्काइल हैलाइड को प्रतिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं तब ईथर बनता है। नोट के रूप में विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड को लिया जाता है प्राइमरी के रूप में। तो जब मिथाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया करता है सोडियम मिथॉक्साइड के साथ तब डायमिथाइल ईथर और बाय प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो जब प्रोपीन का प्रतिक्रिया वाटर के साथ करवाएं डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल होता है। तो वाटर को तोड़ें H+ और OH में मिला, फिर नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ें जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम था, तो CH की जगह OH जोड़ दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए तो CH3 बन गया। तो इसका नाम हो गया 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, पूरा नाम हो गया प्रोपीन। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिख दिए और 2 पोजीशन पे ऑल लगा तो 2 ऑल लिख दिए, नाम हो गया प्रोपेन 2 ऑल। बेंजाइल क्लोराइड प्रतिक्रिया कर रहा है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और बना रहा है बेंजाइल एल्कोहल। तो ये पोटेशियम मेटल है तो मेटल नॉन मेटल को लेके भाग गया तो बाय प्रोडक्ट ग्रुप में KCl बन गया। फिर ये बेंजाइल ग्रुप इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ जुड़कर बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। जब मिथेनॉल का प्रतिक्रिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं डाइल्यूट एसिड के उपस्थिति में तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड खुला, इस तरह यहाँ हमारा क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल। जब एसीटोन का प्रतिक्रिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाते हैं डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। जब ब्यूटेन 2 का प्रतिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राक्साइड करवाते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक तरह का क्या हमारा इसका काम है रिडक्शन करवाना, तो कीटोन का रिडक्शन से बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन और 2 पोजीशन पर ऑन है तो 2 ऑन लिख दिए, पूरा नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑन। डायामैग्नेटिज्म, तो वह पदार्थ जो धक्का देता है वीकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के उपस्थिति में उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सबस्टांस, और होने वाले इस गुण को बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिक सबस्टांस में सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल वाटर, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। पैरामैग्नेटिज्म, तो वह पदार्थ जिसमें आकर्षित किया जाता है वीकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा तब कहलाता है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, और होने वाले प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फेरोमैग्नेटिज्म, तो वह पैरामैग्नेटिक सबस्टांस जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर सजा हुआ होता है अपने आप एक दिशा में, जब उसको रखा जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तब कहलाता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, और होने वाले इस गुण को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकेल। क्वेश्चन नंबर 18, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम लोग के पास है P0A माइनस PS बटा P0A बराबर WB गुने MA बटा MB गुने WA, जहाँ पर P0 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0 है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट, W है मास ऑफ सॉल्यूट, M है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और W है मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या समीकरण नंबर 1। वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट बराबर है 23.8 मिलीमीटर मर्क्यूरी, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा 50 ग्राम,
और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो यूरिया लिया गया है वो है हमारा 60 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट है 850 ग्राम और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का है 18 ग्राम पर मोल। तो समीकरण 1 से पी नोट ए है हमारा 23.8, पी एस के लिए पी एस लिख दिए, पी नोट है 23.8, डब्ल्यू बी है 50 और एम है 18, डब्ल्यू ए है 60 और डब्ल्यू बी है 850। तो 23.8 माइनस पी एस बटा 23.8 बराबर 0.017। तो 23.8 माइनस पी एस बराबर हो गया 0.017 गुना 23.8। तो पी एस बराबर हो गया 23.8 माइनस 0.4046। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो गया 23.39 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो घोल में पानी का वेपर प्रेशर 23.39 मिलीमीटर मर्क्यूरी है। तो रिलेटिव लोअरिंग हो गया 0.017। क्वेश्चन नंबर 19 में एक तरफ है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी तरफ है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन के पास लंबा और धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्लोबुलर के पास स्फेरिकल शेप होता है। फाइब्रस के पास हेलिकल और सीट जैसा स्ट्रक्चर होता है और ग्लोबुलर के पास मुड़ा हुआ बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रस पानी में अघुलनशील है और ग्लोबुलर पानी में घुलनशील है। फाइब्रस के पास मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और ग्लोबुलर के पास कमज़ोर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फाइब्रस के एग्जाम्पल है केराटिन जो बाल में पाया जाता है, मायोसिन जो मसल में पाया जाता है, फिब्रिन जिसका काम है रक्त का थक्का बनाना। ग्लोबुलर का एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, एंजाइम और इंसुलिन। डीएनए और आरएनए। तो डीएनए है एक तरह का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए है एक तरह का राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के पास डीऑक्सीराइबो शुगर पाया जाता है और आरएनए के पास राइबो शुगर पाया जाता है। डीएनए धारण करता है थाइमिन बेस को और आरएनए धारण करता है यूरासिल बेस को। डीएनए के पास होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर और आरएनए के पास होता है सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये देखिए दोस्त, ये हमारा डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर और आरएनए के पास ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो डीएनए ट्रांसफ़र करता है करैक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ। आरएनए सिर्फ प्रोटीन बनाता है। डीएनए के पास रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी होता है और आरएनए के पास नहीं होता डुप्लीकेट बनाने की संख्या। रेप्लिकेट का मतलब कि तो डुप्लीकेट करना। जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बींग्स है, ये हमारा क्या ह्यूमन बींग्स है, तो इसी का फोटोकॉपी सेम टू सेम इस दुनिया में आ जाना ही क्या कहलाता है रेप्लिकेशन।